रही है। 10 में से 6 उम्मीदवार तो आपके बाहर के हैं। मैं लिस्ट लेके आऊं। एक तो नवीन जिंदल है, वो अंदर ही बैठे हुए थे। अशोक तंवर है, रंजीत चौटाला है, अरविंद कुमार शर्मा रोहतक के, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव के, धर्मवीर सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी के। 6 तो सर आप बाहर से लोग लेके आए हो। नहीं राहुल जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का एक दुष्प्रचार है जो ये लोग बोलते हैं। धर्मवीर जी हमारे तीसरी बार सांसद लड़ रहे हैं, भारत कमल के फूल के ऊपर लड़ रहे हैं, कैसे उसको बाहर का कहें। और राव इंद्रजीत सिंह जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कमल के सिंबल से लड़ रहे हैं, कैसे उनको हम बाहर का बोल देते हैं। अशोक तंवर जी बिल्कुल कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस के अंदर जो उनकी मंशा थी अशोक तंवर की, कि मेरे उसके मन के अंदर गरीबों के प्रति एक पीड़ा थी, परंतु उसकी आवाज को किस प्रकार से दबाया गया, उसके गले को घोट दिया गया कांग्रेस के अंदर, उसके मुंह से वो कुछ बोल नहीं पाया, वो प्रताड़ित होकर के वहां से उसको निकलना पड़ा। उसकी इतनी ज्यादा वहां पर बेइज्जती करने का काम किया। पार्टी भी हुआ है, तृणमूल भी हुआ है, कहीं कहीं घूमते हैं, फिर आप ले लेते हैं। देखिए उसने ये इस बात को स्वीकार किया अशोक तंवर ने कि मैं गलत रास्ते पे चला गया था, परंतु अब मैं ठीक रास्ते के ऊपर आया हूँ। अब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ जो मेरे मन के अंदर बातें हैं कि मैं गरीब व्यक्ति को, दलित को, ऐसी समाज को आगे बढ़ाऊं, ये उसके मन की पीड़ा थी, परंतु कांग्रेस के अंदर नहीं सुनी जा रही थी। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल से भाजपा की इतनी पुरानी लड़ाई थी, वो छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, घंटों में उनको टिकट मिल जाती है, तो बड़ा कन्वीनियंट है। आपके खुद के लोग बड़े परेशान है, इससे बोल रहे हैं यार आप सब ले आते हैं, सैनी साहब, मोदी जी, अमित शाह जी, सब बाहर के लोगों को ले आते हैं। नहीं वो मन ही मन बड़े परेशान है आपसे। राहुल जी देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। नवीन जिंदल जी, इनके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी हरियाणा विकास पार्टी के अंदर वो नेता थे। हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइंट इलेक्शन लड़ी और हमारे ही ज्वाइंट सिंबल से ओम प्रकाश जिंदल जी सांसद रहे हैं, परंतु नवीन जी भी ये बात बोलते हैं कि मैं गलत पार्टी में चला गया था और मैं अब ठीक पार्टी में आया हूं। और यहाँ पर परस्ती नहीं है। नहीं, मौका परस्ती। देखिए अगर किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता, कहीं कहीं तो जाता है, राजनीतिक आदमी है, कहीं ना कहीं तो जाता है। जब वहाँ पर उसको सम्मान नहीं मिलता, जब वहाँ पर उसको अपमान सहन करना पड़ता है, वोटर भी तो परेशान हो रहे हैं। क्या बाहर ना हमारा कोई वोटर परेशान नहीं है। हमारा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता नीचे से लेकर के ऊपर तक का कार्यकर्ता मजबूती से आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लगा हुआ है। मैं आज राहुल जी आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। आज मेरी बात लिख लेना, मैं आज की ही ये बात आपके बीच में कह रहा हूँ। रोहतक की सीट भी 1 लाख के बड़े मार्जिन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार रहे हैं। अच्छा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आप देखना, आप मेरी बात को नोट करना, वो 4 तारीख को 1 लाख से ज्यादा वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हार रहा। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में। सैनी साहब, आप यहाँ पर स्थानीय सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से निकलकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आप सोचते होंगे कि क्या वजह रही कि जितने भी पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स थे उनमें से आपको क्यों चुना गया चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए? नहीं देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए जी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने यहाँ काम नहीं करना या यहाँ काम करना है, कभी भी नहीं। जहाँ भी पार्टी ने मेरे को कहा कि आपने यहाँ काम करना है, मैं वहीं पर ही काम किया है। और जो भी पार्टी की अपेक्षाएं थी उनके ऊपर आदमी को खरा उतरना चाहिए। मैं उसके ऊपर खरा, जो भी पार्टी की ड्यूटी लगी है वहाँ पर काम करते हुए पार्टी ने ये प्रमुख इस प्रकार का दायित्व दिया है। मैं ये सोचता हूँ, मेरी कल्पना से भी परे का था, मैंने सोचा नहीं था। नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं तो अभी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब नारायणगढ़ से विधायक बना था तो विधायक सरकार में मंत्री भी था, और मंत्री बनते हुए मैं तो हरिद्वार की एक सीट थी उसके ऊपर प्रचार कर रहा था लोकसभा का। और फिर जब मेरे पास फोन बजने शुरू हुए दोपहर के समय। अच्छा, आपको पता नहीं था? मेरे को पता नहीं, किसी ने बात नहीं की थी? नहीं की थी, बताया ही नहीं था कि बनने वाले। नहीं। अरे मैं पिछले उसकी बात बता रहा हूँ। मेरे पास फोन बजने शुरू हुए कि आपका नाम टीवी के ऊपर आ गया है, अभी आपने लोकसभा का चुनाव लड़ना है कुरुक्षेत्र से। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। और मैं वहाँ से जब काफ़ी फ़ोन बजने शुरू हुए
तो मैं तुरंत माँ गंगा के चरणों में गया और वहाँ नहा करके मैं वापस आया। अगले दिन मैं कुरुक्षेत्र आया और कुरुक्षेत्र के लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला है, बड़ा सहयोग मिला है और पार्टी ने लगातार काम करते हुए प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। जब प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो पूरे प्रदेश के अंदर घूमने का मौका मिला। तो ऐसी चर्चा रही कि चूंकि आपकी खट्टर साहब से दोस्ती थी या जान पहचान अच्छी थी या रिश्ता अच्छा था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मतलब बीजेपी को भी लगा कोई ऐसा हो ताकि कंटिन्यूटी भी लगे और खट्टर साहब बुरा भी ना मान जाए। नहीं देखिए, क्योंकि मनोहर जी की जो कार्यशैली है उनके साथ लंबे समय तक काम करने का मुझे मौका मिला है और उनसे सीखने को भी मिला है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मैंने सीखा है। क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा है मनोहर जी से, कैसे संगठन में काम करना है, क्या क्या करना है, उसका बहुत अच्छा मुझे सीखने को उनसे मिला है। और यही क्योंकि जब भी कहीं पर भी आगे चलते हैं तो उसके अंदर मनोहर जी का बड़ा सानिध्य उसके अंदर मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। अभी तो मतलब चुनाव आपके सर पे है, लेकिन मतलब टीम आपकी नहीं है, एकदम टाइम आपको बहुत कम मिला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क में ही काम होता है। हमारी टीम मजबूत है, सॉलिड है। मैंने कहा है कि पीछे अभी पार्टी का अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमने का मौका मिला है मुझे और कार्यकर्ताओं से भी, आम जन से भी संपर्क रहा है और पार्टी के अध्यक्ष होते होते ही पार्टी ने ये प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर जिम्मेवारी दे दी है और लोगों के अंदर एक बड़ा इस बात को लेकर के जो जोश है, उत्साह है। क्योंकि कभी भी मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया, मैंने खूब प्रयास करके उसका काम हो उसके लिए डट करके प्रयास किया है। कई बार होता है कि टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, नहीं भी होता उसको बताते भी हैं कि इस कारण से काम नहीं हो रहा है, परंतु अपने से हमने प्रयास किया। सर, हाल के महीनों में हमने देखा है कि जगह जगह हरियाणा में, गाँव में खासतौर से फार्मर्स प्रोटेस्ट करें, तो जो भाजपा के नेता वहाँ जाते हैं तो वो पोस्टर लेके या काला झंडा दिखाते हुए, मतलब काफ़ी नाराज़गी है खासतौर से कृषकों में, ये जो एमएसपी ना देने से लेके। तो पंजाब के किसानों के साथ सहानुभूति और आपकी सरकार से नाराज़गी। देखिए राहुल जी, मैं अन्न खा रहा हूँ, एक छोटे किसान का परिवार से हूँ, मैं छोटा किसान उस परिवार से हूँ। जितना मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किसान के लिए किया है, 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस ने तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। फिर किसान नाराज क्यों? नहीं देखिए, नाराजगी का आप ही के स्टेट में हो रहे हैं, आप ही के नहीं टाइम देखिए, तो ऐसा था जब मैं वही बात, के लिए गांव में निकलना मुश्किल हो गया। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं बोलता भी हूँ किसान भाइयों को, ये प्रोटेस्ट यहाँ नहीं बनता, आंकलन करना चाहिए और उसका आंकलन हरियाणा प्रदेश का किसान कर रहा है। एक बड़ा वर्ग इन 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, 6,000 रुपये जा रहा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अगर हम कंपैरिजन करें, कांग्रेस के समय में पीछे कांग्रेस यूपीए का 10 वर्ष का शासन रहा, हरियाणा में कांग्रेस की शासन रही, 10 वर्ष तक रही कंटिन्यू। 10 वर्षों में कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर किसान की फसल का खराबा हुआ तो उसको 1100 करोड़ रुपए दिया, 5 रुपए का चेक, 2 रुपए का चेक, किसान के साथ मजाक करते थे। परंतु हमारी सरकार 9.5 वर्ष हुए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 12,500 करोड़ रुपया किसानों तक उनकी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम, इतना बड़ा मुआवजा ये पहली बार दिया है। एक बड़ा अंतर उसके अंदर है कि किसान हितैषी सरकार है। और राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो किसान है प्रोटेस्ट कर रहा है, हम बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट हमारे यहाँ नहीं बनता, ये कांग्रेस के नेताओं के घर के आगे बनता है, वहाँ करना चाहिए। अगर ये हालत खराब की है तो ये कांग्रेस ने की है,
और मैं 10 साल से आपको तो आपका राज रहा है। नहीं, देखिए 10 साल के सरकार अंदर क्या में, क्या किया केंद्र में। हाँ 10 साल किसान में नाराज है तो आप 10 साल का पहले का हुड्डा जी का, 10 साल मनमोहन सिंह का तो नहीं बता सकते नहीं ना? देखिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं काम बता रहा हूँ कि उसके कंपैरिजन में कितने काम हमारे हुए हैं। हमारे अभी आप देखें किसान रेल चली है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर किसान को अपना सामान बेचना है, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए मोदी जी ने किसान रेल चलाई है। ई मंडी की है कि डायरेक्ट कहीं पर भी अगर वो भाव भी देखना चाहे उसको भाव का पता लग जाएगा, फलानी मंडी में क्या भाव है। ई मंडी से जोड़ने का काम किया है, ये मोदी जी ने काम किया है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस ने आज तक किसी भी स्टेट के अंदर धान और गेहूं की फसल केंद्र खरीदता है उसी को ही खरीदने का काम किया, उससे अलग और कुछ नहीं किया। परंतु हमारी सरकार ने यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें, 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों को जो कृषि सिंचाई योजना है उसके ऊपर सब्सिडी दे करके 2014 में जितनी क्षेत्रफल के ऊपर पैदावार किसान करता था, आज 2014-2024 अगर आप आंकलन करेंगे उससे 1 गुना ज़्यादा मेरे ख्याल से कृषि सिंचाई योजना के तहत उनके खेत को पानी लगा है, चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से उसके खेत तक पानी पहुंचा करके किसान के और उसकी पैदावार बढ़ाने का काम किया। उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार, मोदी की सरकार कर रही है। और मोदी की सरकार ने ये नहीं है, इन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि मोदी तो एमएसपी बंद कर रहा है, एमएसपी बंद कर रहा है, कब बंद किया है? एमएसपी जो किसानों ने मांगी वो तो नहीं दी ना आपने। काफी निगोशिएट किया, बातचीत भी हुई, पीयूष गोयल की, कृषि मंत्री की बातचीत हुई, लेकिन उनको जो चाहिए था वो तो नहीं दिया। देखिए राहुल जी, यही कांग्रेस के लोग थे, इनकी सरकार थी। स्वामीनाथन जी ने एक रिपोर्ट बनाई, स्वामीनाथन जी ने कहा कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आज नहीं है इस दुनिया में। स्वामीनाथन जब इस दुनिया में थे, मोदी की सरकार थी, मोदी ने जो कदम किसान के हित में उठाए, स्वामीनाथन ने ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने इतने मजबूत कदम उसके स्वामीनाथन फॉर्मूला तो आपने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो कॉस्ट प्लस 50% करके था उनका फॉर्मूला, वो तो आपकी सरकार ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया सर। देखिए राहुल जी, मैंने आपको कहा है कि चाहे किसान की एमएसपी पर खरीदने की बात हो, चाहे किसान की ज़्यादा पैदावार की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उस तक अगर खराबा होता है उसको लाभ पहुंचाने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके खेत तक पानी पहुंचाने की सब्सिडी दे करके बात हो, और चाहे किसानों को सोलर पंप लगा करके। अगर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर पहली बार इतने सोलर पंप लगे हैं कि जिससे कि उसके बिजली का बचत भी और उसका बिजली का बिल भी बचा है। ये भी काम हमारी सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 अन्य फसलों की मैंने बात की, 14 अन्य फसलें हरियाणा के अंदर एमएसपी पर खरीदी, कांग्रेस ने कहीं नहीं खरीदी। और उसके बावजूद भी किसान को ट्रैक्टर है, उसका रिपर है, बेलर है, रूटावेटर है, ये भी सब्सिडी के ऊपर पहली बार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, हरियाणा में बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता ये है कि पिछले 10 साल से जो यहाँ प्रभावशाली जाट कम्युनिटी है वो पावर के बाहर रही है। आप खुद ओबीसी समाज से आते हैं और ऐसे में ये धारणा बन रही है कि इस बार बहुत जबरदस्त वोट आप लोगों के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कम से कम इस प्रभावशाली समाज से पड़ सकता है और ये आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग वो लगा हुआ है, क्योंकि अलग अलग दलों के अंदर अलग अलग हर समाज के व्यक्ति रहते हैं। जाट समाज के भी कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए हैं और इनेलो के साथ भी जुड़ा हुआ है, जजपा के साथ भी जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है। परंतु कई लोगों के विचार ये हो सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में जैसे हुड्डा की तरफ चला गया, आईएनएलडी की तरफ चला गया या जजपा की तरफ चला गया, करता है और नरेंद्र मोदी जी से वो भी
जब देश इतनी गति से आगे बढ़ा है, इस बात का वो भी विचार करता है कि भाई देश हित के अंदर हमें वोट देना चाहिए, और वो मोदी जी को वोट पोल करता है। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं पोल करता। पहले और इस बार में फर्क यह था कि पहले कांग्रेस ही खुद कंफ्यूज थी कि अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, हुडास किसको आगे करना है। इस बार उन्होंने कम से कम हुडास को पूरा मौका दिया कि भाई जितनी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हो करके दिखा दो। तो ये कम से कम क्लैरिटी तो है विपक्ष में। नहीं, देखिए विपक्ष के अंदर ये क्लैरिटी आज भी नहीं है। हाँ। क्योंकि आज भी वो आपसी द्वेष का शिकार हैं। एक मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते। वो हुड्डा को आगे करना कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है। उसके बाद हुड्डा है। हुड्डा जितना पैर मार रहा है। और वो पिछली बार हुड्डा के ही नेतृत्व के अंदर सारा चुनाव, तब तो बड़ा कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं था। आज भी कंफ्यूजन है। अच्छा, आज भी कांग्रेस के लिए कंफ्यूजन है। हम लोग इस वक्त करनाल की कर्ण झील में है, जो कि काफी खूबसूरत है गर्मी के बीच में भी। वैसे हरियाणा को उतना टूरिज्म के लिहाज से नहीं देखा जाता है, कुछ हद तक देखा जाता है, गुड़गांव में लोग आते भी हैं, लेकिन टूरिज्म हॉटस्पॉट के तौर पे खास नहीं देखा जाता। आपसे ज्यादा मुझे गवर्नेंस और आपके विजन के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं मिला। आपका जो मौका मिला है, आप कैसे हरियाणा को डेवलप करना चाहते हैं? देखिए राहुल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, अगर हम देखते हैं कि अब की बार जो बजट भी उन्होंने दिया है वो अमृतकाल का बजट दिया है। और अमृतकाल के अंदर जिस प्रकार का 100वां आज़ादी का पर्व अगर हम मनाएंगे, तो उन क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने सपने इस भारत के देखे थे, उनके सपनों का भारत ये होना चाहिए। और उस दृष्टि से अगर हम देखें, इन पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर भी जो टूरिज्म बढ़ा है, वो आदरणीय मोदी जी ने इसके ऊपर बड़ा फोकस किया है। और उसी बात को लेकर के हम हरियाणा के अंदर भी इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अगर आप देखें ये करण लेक, इसके ऊपर कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर लोग शाम के समय इतने, और यहाँ इतनी गर्मी लग भी नहीं रही है, यहाँ पे इतने घूमने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और इसके साथ ही लगते ही क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए की लागत से, जहाँ पर गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस क्षेत्र का भी विकास करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं देखता हूँ कि उस स्थल के ऊपर भी पहले बहुत कम लोग आते थे। अब हर रोज अगर वहाँ फुटफॉल देखा जाए, जितना वहाँ पर आता है, लगभग 10,000 से लेकर के 15,000 डेली, इतना फुटफॉल बाहर से जो टूरिस्ट है, संवैधानिक रूप से है, वो वहाँ पर आता है। सर, पिछले कुछ सालों में नोएडा में खासतौर से काफी प्रगति हुई है, और हरियाणा में इकोनॉमिक इंजन है गुड़गांव, और अब योगी जी वहाँ फुल स्पीड से लगे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गुड़गांव में वो बात नहीं रही जो कि पहले थी, अब नोएडा काफी आगे निकल रहा है। आपको कैसे एड्रेस करोगे? नहीं, योगी जी तो आपको हरा रहे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर जो KMP रोड निकला है, द्वारका एक्सप्रेसवे आया है। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव जो बम्बे एक्सप्रेसवे है वो निकला है। और हमारे यहाँ पर मेवात के अंदर IMT आई है। और हमने जो KMP और KGP, हमारा ये रोड है जो आउटर रिंग रोड जो निकला है, पेरिफेरल हाईवे जो आउटर रिंग रोड निकला है, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल हब वहाँ पर लगे, उसके लिए सारा का सारा हमने रोड मैप तैयार किया है। और वहाँ पर इंडस्ट्री आ भी रही है, ऐसा नहीं, भारी मात्रा के अंदर इंडस्ट्री आ रही है। और उसके लिए रास्ते भी एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए सरल रास्ते बनाने का काम किया है। एक रोड सीधा एयरपोर्ट से उठा करके जो सीधा कटरा जम्मू को जा रहा है, वो वहीं से उस बीच से होकर के निकल रहा है। जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त दी है कि लोगों को चाहे इंडस्ट्री के अंदर वो वहाँ पर लगाएं, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या या दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है व्यक्ति को जहाँ उसको रास्ते नहीं मिलते, रास्तों के कारण दिक्कत आती है। परंतु हरियाणा के अंदर इतनी कनेक्टिविटी उसके अंदर दी है। आपने जवाब नहीं दिया, आपने घुमा दिया। आपने कहा कि योगी जी आपको बराबर टक्कर दे रहे हैं और नोएडा गुड़गांव के बराबर आ रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हम मजबूती से इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम, और जो हमारा इंडस्ट्री के अंदर जो अलग पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं उसके अंदर दी जा रही हैं, मजबूती से इंडस्ट्री आ भी रही है। अभी पिछले दिनों रेल कोच फैक्ट्री हमारे सोनीपत के अंदर आई, मारुति का उद्योग उसके अंदर आया, अभी और कई
इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही हैं, बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं जो हमारे हरियाणा के अंदर लग रही हैं, और गति से और इंडस्ट्री यहाँ पर आए। बाहर से भी जो हमारा लोग इच्छुक हैं लगाने के, ऐसे लोगों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए। जो भी सुविधा सरकार की तरफ से आप लोगों को चाहिए, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, ताकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो ये पूरा का पूरा हब है, आप देख रहे हैं, गुड़गांवा से लगते रेवाड़ी, सोना, बावल, और ये पूरा का पूरा KMP का जो रोड है, इस रोड के ऊपर सभी ये इंडस्ट्री के लिए अलग से उसके लिए रोड मैप तैयार है। पूरा सोनीपत है, कुंडली है, इस सब एरिया के अंदर पूरा इंडस्ट्री जोन है। और ये लगातार हम और सुविधाएं वहाँ पर दे करके इंडस्ट्री को, जो हमारे बाहर से भी लोग आने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए हमारी सरकार तत्परता से उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे। नायब सैनी साहब, आपने वक्त निकाला कैंपेन की मसरूफियत से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनाव में तो आपका जलवा देखा ही